हाय वेलकम बैक। तो आज हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किए थे और इसमें हम इस लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे और भी जो कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है उसको समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार कूलम्ब्स लॉ को फिर से रिकॉल करते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन जो भी पूछता है ना, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हो या आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे, उसके लिए सबसे फेवरेट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में क्या बताया था कूलम्ब्स ने। हालांकि जो कूलम्ब्स थे वो न्यूटन का हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, उससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे और उसके बेस पे इन्होंने दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में बताया था। तो देखिए उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यानी दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई भी बॉडी जब चार्ज होता है तो वो एक फील्ड जनरेट करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक अनलाइक चार्ज है, यानी एक जैसे चार्ज नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है। देख रहे हैं, ये प्लस है बॉडी पॉइंट चार्ज है और ये क्या है, एक माइनस पॉइंट चार्ज है। यहां पर देखते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। तो जब दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो यहां पर दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, जो अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में आकर्षण होगा, यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि क्या ये अनलाइक चार्ज है। और अगर लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज यानी कहने का मतलब अगर सेम चार्ज हो, सेम नेचर का चार्ज हो, तो क्या, जैसे ये प्लस है और ये प्लस, या फिर ये माइनस होता है ये माइनस होता, तो दोनों क्या होता, सेम नेचर का चार्ज होता, तो वहां पर ये बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं और ये एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लाइक चार्ज। ओके, तो ये फंडामेंटल हमने कुछ चीजें देखी थी। तो कूलम्ब्स लॉ का यही स्टैट्स था पहला, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो भी इनका मैग्नीट्यूड होगा, उसके क्या होता है, वो उसके गुणनफल के क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो चार्ज के गुणनफल के, जो दो पॉइंट चार्ज है उसके गुणनफल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको मैंने यहां पर ऐसे लिखा है कि अगर फोर्स इंक्रीज होगा, यानी कहने का मतलब है कि दोनों का जो हमारा मैग्नीट्यूड है, गुणनफल है दोनों चार्ज का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद उन्होंने बताया था कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का जो वर्ग होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे अगर ये दो पॉइंट चार्ज है, ये दो पॉइंट चार्ज है और इनके बीच का जितना हम डिस्टेंस कम करेंगे वो क्या होगा, फोर्स उतना ही तगड़ा लगेगा, यानी स्ट्रांग होगा वो फोर्स। और जैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वो फोर्स भी कम होता जाएगा जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो वही लॉजिक यहां पर भी लगाया उन्होंने और फिर उन्होंने यही बताया कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का वर्ग होता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब बिल्कुल आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये r डिस्टेंस है और इसको r स्क्वायर कर दिया तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, फोर्स बिल्कुल आधा हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि इन्होंने एक तीसरा स्टैट्स भी बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने वाला है, कि ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं एक बात बताऊं आपको, यहां आपको समझना होगा थोड़ा बहुत, कि अगर यहां पर मैंने बोला कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पे अगर सेम नेचर के होंगे तो क्या करते हैं, उल्ट, अगर सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो एक दूसरे से मतलब अपोजिट में क्या करते हैं, ये फोर्स लगाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये तो फोर्स ऐसे और ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना, ये भी तो अपोजिट नेचर में फोर्स लगाना हुआ कि एक ऊपर की तरफ लगाएगा एक नीचे की तरफ, नहीं, उन्होंने क्या कहा कि अलोंग द एक्सिस, यानी कहने का मतलब दोनों को जो सेंटर से मिला रही है रेखा के अनुदिश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी जो सेंटर से सेंटर को मिला रही है उसके अनुदिश ही क्या होता है, फोर्स लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने यही चीज बताया था कि जो बल होगा वो कहां लगेगा, यहाँ पे। अब हमने ये पढ़ा कि जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज यानी एलिमेंट्री लेवल पर चार्ज की बात करें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या होता है, चार्ज में दिशा नहीं होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन
जब चार्ज की हम दो पॉइंट चार्ज की बात करें और जहां पर फोर्स आ जाएगा तो बॉस हमको पता है कि फोर्स आया, डायरेक्शन भी आया। जहां भी फोर्स होगा वहां भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। तो फिर यहां से बॉस क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट होता है, और यहां से जो फोर्स का जब हम स्टडी करते हैं चार्ज का, फोर्स का, तो वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन चार्ज अगर पूछे, चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन जब चार्ज में हम बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, ओके, यानी कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो यहां पर हमने इन तीनों स्टैट्स को, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला के थ्रू में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसको ऐसे सेटअप करके हमने लिखा था कि F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये Q1 Q2 चार्ज हो गया बाई आर स्क्वायर के, ओके। और फिर हमने यहां पर जानते हैं कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक समानुपाती नियतांक हम देते हैं, यानी कांस्टेंट एक रखते हैं जो दोनों के वैल्यू को क्या करे, समान अनुपात में दे। तो यहां पर हमने क्या किया कि फोर्स इक्वल टू क्या कर दिया, यहाँ पर k दिया, तो k यहाँ पर क्या हो गया, इस समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमने k कांस्टेंट दिया, और ये k क्या है, k को कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। क्या कहते हैं, k को कूलम्ब कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे k की। ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, आप उसको भी देखेंगे और इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं फिर से नोट करता हूं कि एक बार याद रखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और क्वेश्चंस भी यही से पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन को ये टॉपिक बहुत ही मजेदार लगता है। चलिए तो अब बात करते हैं, हम k के बारे में बात करेंगे, यानी कूलम्ब्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आया, और इसको देखते हैं हम k का वैल्यू क्या क्या होता है, k किन किन चीजों पे डिपेंडेबल है। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम k के बारे में कि k क्या होता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि k जो होता है, k को अपन क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर k क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम समानुपाती नियतांक, यानी कहने का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, या फिर स्थिर वैद्युत नियतांक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये k हो गया, k का नामांकन हो गया, ठीक है ना बॉस, नाम तो समझ में आ गया k क्या है। अब समझते हैं कि k जो होता है, k कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहला वो है कि आखिर हम कौन सा मात्रक, यानी एसआई यूनिट से या कैसा यूनिट हम यूज कर रहे हैं, यानी मात्रकों की पद्धति पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि दोनों जो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच जो उपस्थित मीडियम है, यानी माध्यम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था के के बारे में कि के दो जगह डिपेंड करता है, एक तो मात्रकों की पद्धति, और दूसरा जो है वो क्या है हमारा कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो मीडियम है, यहाँ पर जो भी मीडियम होगा बॉस, फ्री में हो सकता है, वैक्यूम में हो सकता है, ठीक है, फ्री स्पेस, वाटर में हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के मीडियम रख के हम चेक करेंगे, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे हम आगे चल के। फिर अब आगे देखते हैं कि k का वैल्यू क्या होता है। k का वैल्यू होता है k इक्वल टू 1/4 पाई। ये जो ऐसा कुछ दिख रहा आपको e जैसा थोड़ा सा कर्ल किया होगा, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और नीचे इसको एक जीरो जैसा दे दिया, इसको बोलते हैं नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ओके। एप्सिलॉन भी इसको पढ़ सकते हैं आप, ये एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं है बॉस, बस किसी चीज को समझने के लिए यूज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इसका मतलब है, मतलब ये जो लेटर है ये ग्रीक लेटर है, ओके। एप्सिलॉन क्या है, ये ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये सब ग्रीक वर्ड है, किसी चीज को समझने के लिए हम डिनोट करते हैं कुछ चीजों को। चलिए अब देखते हैं हम आगे, आप नोट भी करते हैं कि k जो होता है, ये k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, मेरे साथ एक बार बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, ओके, जिसका वैल्यू होता है लगभग 9 × 10⁹। क्या होता है, 9 × 10⁹, ओके। अब बात करते हैं हम इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो बॉस यहां से हम इसका एसआई यूनिट भी निकाल देंगे, ओके। अगर k को हम इधर रखते हैं तो बाकी सब चला जाएगा, तो ये Q1 Q2 नीचे आ जाएगा और r चला जाएगा ऊपर, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कूलम नीचे आ जाएगा। इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया, क्योंकि कहीं कहीं बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या फिर बिहार बोर्ड या सीबीएसई का हो, उसमें की का डायरेक्टली क्या पूछ देता है, वैल्यू पूछ देता है, या फिर यहां से उसका एसआई यूनिट भी पूछ देता है। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये जो 9 × 10⁹ जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है, वहां पर ये सभी क्या है, एसआई यूनिट में है। क्या है, सभी एसआई यूनिट में है। तब हम वहां पर इसका वैल्यू निकाले हुए हैं 9 × 10⁹ ओके। तो इस डाटा को भी याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय और न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अब हमें पता चला कि बॉस k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी 4 पाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बाद वाले में मैं आपको बताता हूं। तो पहले भी समझेंगे k का वैल्यू इतना आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहां पर क्या आया, f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r²। देखिए फॉर्मूला यही है। अब इसी का रूप बार बार बदलता जाएगा, ओके। हम देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे और फिर एक फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालेंगे, ओके। ये भी फॉर्मूला ही है कूलम्ब्स लॉ का, ओके। तो समझ रहे हैं, समझ में आ रही है बात मेरी पूरी, ओके। तो आप कॉपी भी करें। फिर अभी हम बताते हैं आपको कि 4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ओके। ये देखते हैं, कॉपी करिए। चलिए बॉस, तो अब बात करेंगे हम एप्सिलॉन नॉट की। तो बिल्कुल ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल केयरफुली समझेंगे। मैं आपको हर वो पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के पहले कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ पाएंगे तो ना हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ना ही न्यूमेरिकल के लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और फिर तो बॉस कुछ नहीं हो सकता अपना से। तो इसलिए बिल्कुल हर चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां से हमने यहां पर देखा था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई के बारे में बातें करेंगे कि सबसे पहले समझते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, और एप्सिलॉन नॉट की कहानी से ही जुड़ी हुई है 4 पाई की कहानी, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, यानी विद्युतशीलता, और बोलते हैं इसको पैरावैलेंसता भी बोलते हैं। यानी निर्वात अथवा शून्य आकाश, यानी फ्री स्पेस और वैक्यूम में ये विद्युतशीलता क्या होती है। विद्युतशीलता कहने का मतलब विद्युत और शीलता, यानी उसकी इंटेंसिटी। समझ में आई क्या बात, मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले इस लाइंस को थोड़ा पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस व्हिच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। यानी कहने का मतलब ये एक कैरेक्टर है एप्सिलॉन नॉट। कैसा कैरेक्टर है, तो आइए देखते हैं। मैंने देखा यहां पर कि एक ए चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और एक बी पॉइंट चार्ज है। दोनों सेम नेचर के हैं। दोनों बी ए पे फोर्स लगाता है इधर की तरफ, और ए लगाएगा इधर की तरफ, क्योंकि क्या है, दोनों का सेम नेचर है। और दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। दोनों ने लगाया। बीच में हमने एक मीडियम अगर रख देते हैं, हमें पता है कि के का जो वैल्यू होता है, मीडियम अगर रख दी, मान लीजिए फ्री स्पेस में, तो एक मीडियम होगा ना। फ्री स्पेस भी एक मीडियम है, वैक्यूम भी एक मीडियम है। अगर वाटर रख दिए, कांच रख दिए, ग्लास, वो सब मीडियम है। तो वहां पर क्या होता है, मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर दो, समझ रहा हूं। जैसे अगर ये बी ए पे फोर्स लगा है, तो इधर से फोर्स लगा, तो सपोज करो कि 100 स्ट्रिंग्स, यानी धागे 100 स्ट्रिंग्स ए बी ने ए की तरफ मतलब फोर्स लगाया 100 स्ट्रिंग्स का। तो मीडियम के कारण, मीडियम कोई भी मीडियम हो, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये निर्वात या शून्य अवकाश है या फ्री स्पेस या वैक्यूम में है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी मीडियम है, और मीडियम में जब हम इसको 100 स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, तो पता चला कि ए के पास सिर्फ 40 स्ट्रिंग्स ही आ रहे हैं, जबकि मैंने 100 स्ट्रिंग्स इधर भेजे थे, फोर्स लगाया था 100 स्ट्रिंग्स का। लेकिन यहां पर देखें कि यहां पर तो 40 पहुंचता है, 60 क्या हो गया, इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया। 60 क्या हुआ, वो मीडियम क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए ये कैरेक्टर है जो फोर्स के बारे में बताते हैं, दो चार्ज के बारे में जो फोर्स लग रहा है, विद्युतशीलता, वही कैरेक्टर है। परमिटिविटी वही है जो परमिट करता है अपने में चार्ज को। परमिट है ना वर्ड, परमिट, यानी आने देता है चार्ज को, परमिशन, कि आओ भाई तुम कितना जाओगे, वो परमिशन देगा। तो ये कैरेक्टर है, ओके। इसके बात करते हैं कि 4 पाई क्या है। अब अगर हम देखते हैं कि जो चार्ज निकलेगा, चार्ज, तो कहीं ना कहीं चार्ज अगर निकलता है, ओके, मेरी बात समझ नहीं आया, लेकिन ये विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को समझे
कि अगर ये मीडियम है तो मीडियम जो चार्ज को रोकता है, यानी कहने का मतलब अपने से ट्रांसफर के पहले इसको रोकेगा ना चारों तरफ, तो वो जो एरिया होता है जिस पर वो एंगल बनाता है वो होता है 4 पाई। क्या होता है? वो जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा 4 पाई। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि एक स्ट्रिंग जाएगा और पूरा एरिया 4 पाई तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई। अगर 2 जाएगा तो 2/4 पाई, 3 जाएगा तो 3/4 पाई। तो इसीलिए अगर हम एक की बात करें तो इसमें 1/4 पाई लिखे हुए हैं। आई बात समझ में? ये क्या है? वो एंगल है जिस पे वो फोर्स को चारों तरफ से, क्योंकि ये तो अब ऐसा थोड़ी चारों तरफ से जा सकता है ना, बॉडी जब चार्ज होगा तो चारों तरफ से निकल सकता है इधर से। तो निकलने के लिए कि एंगल चारों तरफ से किस एंगल पर वो रोकता है ना, आई बात समझ में? तो वो है हमारा 4 पाई, एंगल को डिनोट करता है। अब यहां पर समझने वाला बात है कि जो हमारा विद्युतशीलता होता है, परमिटिविटी होता है, वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे अगर हमारा परमिटिविटी मोर, यानी परमिटिविटी इज मोर देन फोर्स becomes less, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज होगा, फोर्स हमारा बढ़ेगा। या ये कहे कि जैसे जैसे फोर्स अगर हमारा बढ़ रहा है तो जो हमारा विद्युतशीलता है यानी परमिटिविटी है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज एक रिलेशन है यहां से। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम कि इसका वैल्यू क्या होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि k का जो वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 9, ये वैल्यू हमने लगभग में निकाला था। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इसके बराबर रख के इक्वल करके एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएं तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई इंटू में चला जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9। तो यहां से जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 8.85 × 10 टू द पावर -12, यानी 8.85 गुने 10 के पावर -12। ये हमें क्या मिला? ये एग्जैक्ट वैल्यू मिला हमें एप्सिलॉन नॉट का, यानी विद्युतशीलता का। कहां पे? वैक्यूम और फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस में वैक्यूम में क्या होता है? ये हमारा उसका डाटा है जिसको याद करना पड़ेगा। ये भी एक फॉर्मूला, और यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। उसके बाद आता है उसकी यूनिट। तो यहां से जैसे हम उसका यूनिट निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? फोर्स चला जा रहा है नीचे, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स उल्टा हो जाता है ना, जो अभी हम निकाले थे k का, उसके क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत बार आ चुका है, ये भी ऑब्जेक्टिव में, इसको भी आप याद करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन की, किसका डायमेंशन क्या होता है। आप यहाँ पर लिख लेंगे डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन निकालना सभी को पता है, डायमेंशन निकालना सभी को पता है। तो आइए डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन इसका होता है m-1 l-3 T4a2, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशंस को भी याद कर लेंगे, ये इसका यूनिट हो गया। इसको पूरा अगर लिखे तो आप लिख सकते हैं, अगर इसका यूनिट कि कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका हमारा पूरा एप्सिलॉन नॉट की कहानी हो गई। अब हम 4 पाई को भी समझ गए और एप्सिलॉन नॉट को भी समझ गए, तो यहां पर ये कहानी खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने इस फॉर्मूले को देखा था, ओके। अब हम कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और कहानी में मजा आएगा। देखिए, इसको कॉपी करेंगे